आज की हमारी चर्चा का आधार है आचार्य प्रशांत जी की पुस्तक ट्रूथ विदाउट अपॉलॉजी का 7वां अध्याय। जिसका शीर्षक है कैचिंग योरसेल्फ रेड हैंडेड, यानी खुद को रंगे हाथों पकड़ना। एकदम सही। तो आज का हमारा मुख्य मिशन ये समझना है कि एक इंसान अपने ही विचारों, अपने डर और अपनी गहरी असुरक्षाओं को कैसे रंगे हाथों पकड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे सिर्फ उन विचारों को देखने भर से वे अपनी सारी ताकत खो देते हैं। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि मन ही मन में किसी इंसान से एक लंबी और तीखी बहस चल रही हो? हाँ, बिल्कुल होता है ऐसा। मतलब, या फिर अचानक से किसी दोस्त की तरक्की देखकर अंदर ही अंदर एक अजीब सी ईर्ष्या महसूस हुई हो और फिर तुरंत ही खुद पर शर्म भी आने लगी हो। ये बहुत आम बात है। हम अक्सर दुनिया की गलतियां पकड़ने में बड़े माहिर होते हैं ना। किसी ने कुछ गलत कहा, किसी का कोई छिपा हुआ इरादा है या कोई झूठ बोल रहा है, हम तुरंत एक जासूस की तरह उन चीजों को पकड़ लेते हैं। बिल्कुल, दूसरों की कमियां तो हमें तुरंत दिख जाती हैं। वही तो। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम यही जासूसी अपने खुद के दिमाग पर करना शुरू कर दें तो? मतलब, क्या एक इंसान अपनी ही दिमागी शरारतों को रंगे हाथों पकड़ सकता है? देखिए, ये एक बहुत ही शानदार विचार है। अपनी खुद की चोरी पकड़ना, या कहें कि अपने ही दिमाग को रंगे हाथों पकड़ना, सुनने में ये एक जासूसी खेल जैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल, किसी थ्रिलर मूवी की तरह। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर ना, ये आत्म जागरूकता की सबसे गहरी प्रक्रियाओं में से एक है। हम इंसान हमेशा अपनी नजरें बाहर की दुनिया पे टिकाए रखते हैं। हमेशा बाहर ही देखते हैं हम। हाँ, लेकिन जब वही नजरिया अंदर की तरफ मुड़ता है, तो जो सच्चाई सामने आती है वो अक्सर हमारे सारे भ्रम तोड़ देती है। आचार्य प्रशांत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि जब भी मन कल्पनाओं में भटक रहा हो या डर और असुरक्षा की आवाजें अंदर फुसफुसा रही हो, तो उसे तुरंत वहीं पकड़ लेना चाहिए। बिल्कुल, वहीं के वहीं रोक देना चाहिए। हाँ, और उन्होंने इन विचारों की एक बहुत ही दिलचस्प तुलना वैम्पायर यानी पिशाच से की है। और सच कहूं तो ये तुलना कोई मजाकिया बात नहीं है। ये मानव मनोविज्ञान की एक बहुत गहरी सच्चाई को सामने लाती है। कैसे? मतलब वैम्पायर ही क्यों? जरा सोचिए कि एक वैम्पायर की खासियत क्या होती है। वो धूप में या रोशनी में जिंदा नहीं रह सकता, है ना? हाँ, फिल्मों में तो ऐसा ही दिखाते हैं कि धूप लगते ही वो जल जाते हैं। बिल्कुल, उसकी सारी ताकत, उसका सारा खौफ सिर्फ रात के अंधेरे में ही काम करता है। बिल्कुल इसी तरह हमारी जो छिपी हुई मानसिक प्रवृत्तियां हैं, जैसे बेवजह की ईर्ष्या या भविष्य को लेकर पनपने वाली चिंताएं। एकदम सही। और वे सभी रैंडम विचार जो अचानक मन में आ जाते हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता के अंधेरे में पनपते हैं। अच्छा, मतलब जब तक हम उन पर ध्यान नहीं देते, वे मजे से पलते रहते हैं। बिल्कुल। और जैसे ही इन विचारों पर ध्यान की रोशनी यानी अवेयरनेस की लाइट पड़ती है, ये सिकुड़ने लगते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कभी-कभी हम ऑफिस में बॉस का कोई बहुत ही रूखा सा ईमेल देखते हैं। अरे हाँ, ये तो सबके साथ होता है ना? ईमेल में सिर्फ इतना लिखा होता है कि कल सुबह मुझसे मिलो, और हमारा दिमाग तुरंत एक अंधेरे कमरे में चला जाता है। और फिर तरह तरह की कहानियां बनने लगती हैं। बिल्कुल, हम सोचने लगते हैं कि शायद मेरी नौकरी जाने वाली है, शायद मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो डर एक खौफनाक परछाई की तरह बड़ा होने लगता है। और वो परछाई असली लगने लगती है। हाँ, लेकिन जैसे ही हम एक कदम पीछे हटकर खुद से कहते हैं कि रुको, मैं बिना किसी वजह के डर रही हूँ, ये सिर्फ एक रूटीन मीटिंग भी तो हो सकती है, तो वो डर अचानक से गायब हो जाता है। एकदम सटीक उदाहरण है ये। रोशनी पड़ते ही वो खौफनाक परछाई बस एक मामूली सी बात बन जाती है। यही वो मैकेनिज्म है जो हर पल हमारे भीतर काम कर रहा है। अज्ञानता का अंधेरा ही इन चिंताओं की असली खुराक है। मतलब जब तक हम बेहोश हैं, वे ताकतवर हैं। बिल्कुल। जब कोई इंसान अपनी किसी भावना को पकड़ता है, तो इसका मतलब है कि वो उसे देख रहा है। और किसी चीज को देखने का सीधा सा अर्थ है उसे उजागर करना। एक्सपोज करना। हाँ, आचार्य प्रशांत स्पष्ट करते हैं कि यही उजागर करना, यही एक्सपोजर आजादी की पहली सीढ़ी है। तो जब लोग अपनी चिंताओं से भागते हैं, तो असल में क्या हो रहा होता है? जब लोग भागते हैं या उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, तो वे असल में उन विचारों को और ज्यादा अंधेरा दे रहे होते हैं। एक ऐसी जगह दे रहे होते हैं जहां वे और बड़े हो सकें। अरे बाप रे, मतलब हम खुद ही उन्हें पाल रहे हैं। एक तरह से।
लेकिन जब पलटकर सीधे उन विचारों को देखा जाता है तो उनका वजूद ही खतरे में पड़ जाता है। क्योंकि असल में तो उनका कोई वजूद है ही नहीं। बिल्कुल, वे विचार अपने आप में कोई ठोस चीज नहीं है। वे सिर्फ हमारी बेहोशी का फायदा उठा रहे हैं। मतलब हमें अपनी ही विचारों से कोई युद्ध नहीं लड़ना है, उन्हें कुचलने के लिए कोई तलवार नहीं उठानी है, हाँ, बस उन पर एक तेज रोशनी डालनी है। सिर्फ एक टॉर्च जलानी है, अवेयरनेस की। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर ये इतना ही आसान है, मतलब सिर्फ देखना, तो लोग ऐसा कर क्यों नहीं पाते? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। किताब में भी इस बात का जिक्र है कि ये कोई बहुत विदेशी या जटिल तकनीक नहीं है। ये तकनीक इतनी सरल है कि एक बेचैन मन को ये अक्सर बहुत निराशाजनक लगती है। ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि इंसान का जो अशांत और बेचैन मन है ना, उसे ड्रामे की आदत है। ड्रामे की? मतलब उसे कुछ तड़कता भड़कता चाहिए। उसे हमेशा किसी बड़ी, जादुई और रहस्यमय तकनीक की तलाश रहती है। एक आम इंसान को लगता है कि जीवन की इतनी बड़ी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए तो हिमालय पर जाना पड़ेगा। या कोई बहुत कठिन तपस्या करनी होगी। बिल्कुल, या किसी बहुत ही जटिल प्रक्रिया से गुजरना होगा। सिर्फ देखना या ऑब्जर्व करना उसे बहुत मामूली लगता है। मानो इसमें कोई मेहनत ही नहीं है, कोई ग्रैंड अचीवमेंट नहीं है। एकदम सही। मनुष्य हर जगह देखने को तैयार है। वो पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेगा, चांद और मंगल ग्रह तक पहुंच जाएगा, लेकिन अपने वो दृढ़ता से मना करता है। क्योंकि अंदर देखने से एक अजीब सा खौफ पैदा होता है ना? बिल्कुल। अच्छा, ये जो भीतर देखने वाली बात है, इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। भीतर देखने से असल में मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि इंसान एक शांत कमरे में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान लगाए? सांसों पर ध्यान लगाना एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन यहाँ बात सिर्फ किसी शारीरिक ध्यान की नहीं हो रही है। तो फिर असली मतलब क्या है? भीतर देखने का असली अर्थ है अपने ही आवेगों, अपनी भावनाओं, विचारों, इच्छाओं और अपने रोजमर्रा के कार्यों के प्रति सचेत होना। अवेयर होना कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। एकदम। इसके अलावा भीतर देखने के लिए और कोई रहस्यमयी दुनिया नहीं है। त्रासदी ये है कि मनुष्य को वास्तव में ये समझ ही नहीं है कि वो जो करता है वो क्यों करता है। हम बस रोबोट की तरह काम करते जाते हैं। बिल्कुल। आज मन एक दिशा में पूरी ताकत से भागता है, कल वो किसी और चीज के पीछे छलांग लगा देता है। जैसे आज मुझे लगता है कि बस ये नई कार मिल जाए तो जिंदगी सेट है। हाँ, किसी चीज को पाने की इतनी प्रबल इच्छा होती है कि लगता है इसके बिना जिंदगी अधूरी है, और कल वही चीज एकदम बेमानी लगने लगती है। ऐसा तो बहुत बार होता है। और लोग कभी रुककर ये नहीं पूछते कि ये गति क्या है, ये बेचैनी क्यों है, मेरे अंदर ये उथल-पुथल आखिर आ कहां से रही है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। मतलब क्या ये सब बहुत ज्यादा थका देने वाला नहीं है? थका देने वाला। जरा प्रैक्टिकली सोचिए। एक तरफ तो दुनिया भर के दबाव हैं, करियर की टेंशन, ईएमआई भरने की चिंता, सोशल मीडिया का शोर। ये तो है, बाहरी दबाव बहुत ज्यादा है। हाँ, ये सारी बाहरी ताकतें एक विशाल समुद्र की लहरों की तरह इंसान पर लगातार टकराती रहती हैं। इंसान पहले से ही थका हुआ और भ्रमित है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ उससे कहा जा रहा है कि उसे खुद को ही हर पल मॉनिटर करना है, अपने हर विचार को रंगे हाथों पकड़ना है। तो क्या दुनिया की इन विशाल और शक्तिशाली बाहरी लहरों को नजरअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ अंदर देखते रहना, क्या ये व्यवहारिक रूप से मुमकिन है? ये एक बहुत ही वाजिब शंका है, और ज्यादातर लोग यहीं पर आकर हार मान लेते हैं। हाँ, क्योंकि ये बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन इस बात को थोड़ा पलटकर देखने की जरूरत है। असल में समस्या वो बाहरी लहरें नहीं है। लहरें समस्या नहीं है? बिल्कुल नहीं। दुनिया है तो प्रलोभन, दबाव और जिम्मेदारियां तो होंगी। समुद्र में लहरें तो उठेंगी, उन्हें रोका नहीं जा सकता। ये तो सच है। असली समस्या ये है कि मनुष्य ने अपनी जिंदगी में ये पूछने के लिए कभी पॉज ही नहीं लिया कि उन बाहरी लहरों से टकराकर उसके अंदर ये डर या ये लालच क्यों पैदा हो रहा है। अच्छा, मतलब हम बाहर की चीजों को दोष देते रहते हैं। बिल्कुल। हम उन बाहरी लहरों से लड़ने में, उन्हें ठीक करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि प्रतिक्रिया अंदर से हो रही है। रिएक्शन तो अंदर है ना? एकदम। जब हम अंदर देखते हैं तो हम दुनिया से कट नहीं रहे होते हैं। हम बाहरी ताकतों को नजरअंदाज नहीं कर रहे होते हैं। तो हम कर क्या रहे होते हैं? हम उस प्रतिक्रिया को समझ रहे होते हैं जो वो बाहरी दुनिया हमारे भीतर पैदा कर रही है। अब समझ में आ रहा है। थकावट बाहरी दुनिया से नहीं आती। थकावट उस अंधी दौड़ से आती है जहां हम बिना सोचे समझे हर चीज पर रिएक्ट कर रहे होते हैं।
ये पॉइंट बहुत गहरा है। मतलब अगर कोई मुझे गुस्सा दिला रहा है तो मैं उस इंसान को बदलने की कोशिश में अपनी सारी ऊर्जा लगा देती हूँ। जो कि नामुमकिन है। हाँ, जबकि मुझे सिर्फ उस गुस्से को देखना चाहिए जो मेरे अंदर उठ रहा है। लेकिन अगर बाहरी लहरें इतनी शक्तिशाली हैं और मन इतना चंचल है, तो बिना थके या परेशान हुए इसे सही तरीके से कैसे देखा जाए? यहीं पर असली तरीका काम आता है। क्योंकि अगर कोई इंसान ईमानदारी से अपने भीतर गहराई से देखेगा, तो उसे वहां अपनी ही ईर्ष्या, अपना लालच, अपना खोखलापन या अपना डर दिखाई देगा। और ये देखना आसान नहीं होता। एकदम नहीं। जब इंसान अपनी ये सारी कमियां देखेगा, तो बहुत मुमकिन है कि उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगे, उसे खुद से ही नफरत हो जाए, वो खुद को ही कोसने लगेगा कि मैं इतना बुरा इंसान कैसे हो सकती हूँ। और ठीक इसी जगह पर आचार्य प्रशांत हमें एक बहुत ही स्पष्ट और व्यावहारिक दिशा देते हैं। वो क्या है? मन की कार्यप्रणाली को केवल मन को देखकर ही समझा जा सकता है, लेकिन देखने का वो तरीका क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तरीका होना चाहिए एक वैज्ञानिक की तरह। ये जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण या साइंटिफिक माइंडसेट है ना, ये इस पूरी प्रक्रिया की जान है। एक वैज्ञानिक की तरह? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब क्या हमें अपने ही दिमाग का कोई लैब टेस्ट करना है? एक तरह से हाँ, लेकिन बिना किसी केमिकल के। जरा सोचिए कि विज्ञान के नियम कैसे बनते हैं। एक्सपेरिमेंट से? हाँ, और वे किसी कल्पना, भावनाओं या अंधविश्वास से नहीं आते, बल्कि वे ऑब्जर्वेशन यानी तटस्थ अवलोकन से आते हैं। न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल। जब एक वैज्ञानिक किसी माइक्रोस्कोप के नीचे किसी बैक्टीरिया या किसी वायरस को देखता है, तो क्या वो उस पर गुस्सा करता है? नहीं, गुस्सा क्यों करेगा? क्या वो बैक्टीरिया को देखकर कहता है कि तुम इतने बुरे क्यों हो, तुम्हें तो ऐसा नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं, वो तो बस उसे स्टडी कर रहा है। वो उस पर कोई नैतिक फैसला नहीं सुनाता। वो बस उसे देखता है, ईमानदारी से, धैर्यपूर्वक और बिना किसी जजमेंट या आलोचना के बस डेटा कलेक्ट करता है। ये तो बहुत ही शानदार तरीका है। यही सीधी सलाह है। खुद को उसी वैज्ञानिक नजरिए से देखें। जब अंदर ईर्ष्या उठे तो उसे एक फैक्ट की तरह देखें, बिना खुद को जज किए। ये तो सच में चीजों को बहुत आसान बना देता है। तो इसका मतलब है कि हमें अपने ही दिमाग के अंदर चल रहे क्रिकेट मैच में एक न्यूट्रल अंपायर की तरह काम करना है। बहुत ही बढ़िया तुलना है ये। है ना? हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन सी गेंद वाइड है या कौन सी गेंद पर कोई आउट हुआ है। बिल्कुल, बिना किसी टीम का पक्ष लिए। हाँ, और बिना इस बात पर रोए या दुखी हुए कि अरे यार मैं आउट क्यों हो गई। अंपायर सिर्फ खेल देखता है, वो भावनाओं में नहीं बहता। और ना ही वो अपना सिर पीटता है। ये तुलना इस कंसेप्ट को समझने के लिए एकदम सटीक है। बिना जजमेंट के देखने का असल मतलब यही है। अंपायर रोता क्यों नहीं है? उसका वजूद इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कौन सी टीम जीत रही है या हार रही है। वो बस एक गवाह है। बिल्कुल। लेकिन जब एक आम इंसान अपने अंदर ईर्ष्या, लालच या डर देखता है, तो वो अंपायर नहीं रह जाता, वो खिलाड़ी बन जाता है। वो उस भावना के साथ खुद को जोड़ लेता। और आमतौर पर दो ही चीजें होती हैं। कौन सी? या तो वो अपने उस लालच या गुस्से को सही ठहराने लगता है, तरह तरह के बहाने बनाता है कि सामने वाले ने ऐसा किया, दुनिया ही खराब है, इसलिए मुझे गुस्सा आया। वो गहरी आत्मग्लानि और शर्म से भर जाता है। गिल्ट ट्रिप पर चला जाता है। बिल्कुल। और दोनों ही स्थितियों में वो वैज्ञानिक नहीं रहा। सही बात है। वैज्ञानिक कभी तथ्य पर गुस्सा नहीं करता। अगर अंदर डर है तो बस ये स्वीकार करना है कि हाँ, इस वक्त यहाँ डर मौजूद है। कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई आत्मनिंदा नहीं, सिर्फ एक शुद्ध बिना मिलावट का अवलोकन। ये सुनने में बहुत ही मुक्त करने वाला लगता है। मतलब अगर मुझे किसी से जलन हो रही है तो मुझे खुद को ये नहीं कहना है कि मैं कितनी बुरी इंसान हूँ जो अपने दोस्त से जल रही हूँ। बिल्कुल नहीं कहना है। मुझे बस ये कहना है कि अच्छा, तो इस वक्त मेरे अंदर जलन की भावना है। फुल स्टॉप। आगे कोई कहानी नहीं बनानी है। एकदम परफेक्ट। बस यहीं पर रुक जाना है। लेकिन मान लीजिए कि कोई इस बात को पूरी तरह से समझ जाता है। हाँ। और वो अपने जीवन का ये न्यूट्रल अंपायर बन भी जाता है। हाँ। वो अपने विचारों के वैम्पायर्स पर बिना जजमेंट के रोशनी भी डाल रहा है। ये सब लगातार चल रहा है। लेकिन इस बिना जजमेंट वाले वैज्ञानिक अवलोकन का अंतिम परिणाम क्या होगा? आप पूछ रहे हैं कि मंजिल क्या है? हाँ, हम ये सब कर क्यों रहे हैं? ये सारी कवायद, ये सारा अवलोकन एक बहुत बड़े और गहरे उद्देश्य के लिए है। इस पूरी प्रक्रिया का चरम बिंदु है अहंकार को देखना और उसे नष्ट करना शुरू करना। अहंकार? हाँ,
जब इंसान लगातार खुद को रंगे हाथों पकड़ता है तो वो असल में अपने अहंकार की ईंटें एक एक करके गिरा रहा होता है। लेकिन जब हम अहंकार शब्द सुनते हैं तो अक्सर लोग इसका मतलब सिर्फ घमंड, अकड़ या बदतमीजी से लगाते हैं। हाँ, आम बोलचाल में तो यही माना जाता है। जैसे अगर कोई अमीर आदमी किसी गरीब से सीधे मुंह बात ना करे तो लोग कहते हैं कि उसमें बहुत अहंकार है। क्या यहाँ भी उसी अहंकार की बात हो रही है? नहीं, यहाँ अहंकार का दायरा बहुत बड़ा है। यहाँ अहंकार या ईगो कोई घमंड या सींग वाला राक्षस नहीं है जो हमारे अंदर बैठा है। तो फिर ये ईगो असल में है क्या? ये सिर्फ हमारी वो झूठी पहचान है जिसे हमने अज्ञानता में अपनी पूरी जिंदगी पाल रखा है। झूठी पहचान मतलब ये विचारों, कंडीशनिंग, समाज के दिए गए डर और दूसरों की उम्मीदों का वो गट्ठर है जिसे हम अज्ञानतावश मैं मान लेते हैं। अच्छा, जैसे हम कहते हैं ना कि मैं ऐसी ही हूँ, मुझे ये चीजें पसंद हैं, मेरा स्वभाव ऐसा है। बिल्कुल, ये सब अहंकार है। ओह, तो जिसे हम अपनी पर्सनालिटी समझते हैं वो असल में अहंकार है। एक तरह से हाँ, जब कोई इंसान अपने विचारों को रंगे हाथों पकड़ना शुरू करता है तो उसे धीरे धीरे यह एहसास होता है कि जिन्हें वो अपनी गहरी इच्छाएं या अपने निजी विचार मान रहा था, वे असल में उसके थे ही नहीं। एकदम सही, वे तो बस बाहरी लहरों का प्रभाव थे। समाज ने कहा कि सफल होना है तो वो सफलता के पीछे भागने लगा। और उसे लगा कि ये उसकी अपनी इच्छा है। बिल्कुल, और जैसे जैसे ये झूठा अहंकार कम होता है, इंसान का मन आजाद होने लगता है, वो स्वयं को पुनः प्राप्त करने लगता है। रिक्लेमिंग योरसेल्फ। हाँ, जैसे इंसान अपनी असली पहचान जो इन बाहरी लहरों और शोर शराबे में कहीं खो गई थी उसे वापस पा लेता है। बिल्कुल, और यहाँ आचार्य प्रशांत का एक बहुत ही शक्तिशाली और व्यावहारिक संदेश सामने आता है। वो क्या है? केवल एक स्वतंत्र मन ही काम, प्रेम और परिवार के बारे में स्पष्ट निर्णय ले सकता है। ये बहुत जरूरी बात है। जब तक मन में अहंकार और डर का भ्रम होता है, तब तक इंसान के सारे फैसले किसी न किसी दबाव में लिए जाते हैं। मतलब वो जो भी कर रहा है वो डर या लालच की वजह से कर रहा है। हाँ, वो नौकरी इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे काम पसंद है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि उसे समाज में रुतबा चाहिए या असुरक्षा का डर है। और रिश्तों के बारे में भी यही सच है। बिल्कुल, वो रिश्ते इसलिए नहीं बनाता क्योंकि वहां प्रेम है, बल्कि इसलिए बनाता है क्योंकि उसे अकेलेपन से डर लगता है। ये तो बहुत गहरी बात है। लेकिन जब मन इन वैम्पायर्स से, इन डरों से स्वतंत्र होता है, तभी वो स्पष्टता से देख पाता है कि उसके जीवन के लिए वास्तव में क्या सही है। तो इस सब का असल जीवन में मतलब क्या है? मतलब बहुत साफ है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई हवाई दार्शनिक या किताबी बात नहीं है जो सिर्फ सन्यासियों के लिए हो। बिल्कुल नहीं, ये हम सबके लिए है। यह सीधे तौर पे ये तय करती है कि हम रोज सुबह उठकर अपनी नौकरी पर कैसे जाते हैं, हम अपने पार्टनर या बच्चों के साथ कैसे पेश आते हैं और हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों को कैसे संभालते हैं। एकदम सही बात है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि मेरी जिंदगी में बहुत उथल-पुथल है, ऑफिस में राजनीति है, घर में शांति नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन सच्चाई शायद ये है कि वो उथल-पुथल बाहर जिंदगी में नहीं बल्कि भीतर मन में है। ये बात बिल्कुल 100% सच है। और इस पूरी चर्चा का सार एक लाइन में सिमट जाता है। वो लाइन क्या है? आपके मन की गुणवत्ता ही आपके जीवन की गुणवत्ता है। द क्वालिटी ऑफ योर माइंड इज द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। बिल्कुल। अगर मन उलझा हुआ है, डरा हुआ है, चिंताओं के वैम्पायर से भरा हुआ है, तो इंसान चाहे किसी महल में क्यों न रहे, दुनिया की सारी सुख सुविधाएं क्यों न पाले, उसका जीवन उलझा हुआ और दरिद्र ही रहेगा। और इसके विपरीत वास्तविक स्वतंत्रता है। खुद को लगातार देखें, अपने हर विचार को रंगे हाथों पकड़ें। यही मुक्ति का असली दरवाजा है। ये लगातार अवलोकन एक बंद दरवाजे की उस चाबी की तरह है जो हमें उस आज़ादी तक ले जाती है जिसे इंसान हमेशा बाहरी दुनिया में, पैसों में, पावर में या रिश्तों में खोजता रहता है और कभी पा नहीं पाता। हमने शुरुआत की थी ये समझने से कि कैसे हमारे विचार, हमारा डर और हमारी असुरक्षाएं अंधेरे में वैम्पायर की तरह काम करते हैं। बिल्कुल। और कैसे सिर्फ अपने ध्यान की रोशनी उन पर डालने से, उन्हें पकड़ने भर से वो अपनी सारी ताकत खो देते हैं। और इसके साथ ही हमने ये भी समझा कि कैसे बाहरी दुनिया की विशाल लहरें हम पर सिर्फ इसलिए हावी हो पाती हैं क्योंकि हम अपने अंदर झांकने से कतराते हैं। और इसका सबसे कारगर समाधान क्या है? खुद को एक न्यूट्रल वैज्ञानिक या कहें एक निष्पक्ष अंपायर की तरह देखना। बिना किसी फैसले, बिना किसी बचाव या खुद पर गुस्सा किए बिना, सिर्फ ऑब्जर्व करना।
और अंततः ये लगातार किया गया अवलोकन हमारे उस झूठे अहंकार को घोल देता है, जिससे हमें अपने काम, अपने प्रेम और अपने परिवार में वो दुर्लभ स्पष्टता मिलती है जिसकी हमें हमेशा से तलाश थी। क्योंकि अंत में ये बात पत्थर की लकीर है कि मन की गुणवत्ता ही हमारे जीवन की गुणवत्ता को परिभाषित करती है। शुरुआत में हमने एक अंधेरे कमरे और उसमें रखी कुर्सी की बात की थी, जिसे हम अज्ञानता में कोई खौफनाक परछाई समझकर डर रहे थे। हाँ, वो वैम्पायर वाला उदाहरण। बिल्कुल। अब जब हमने अपने भीतर उस ध्यान की टॉर्च को जलाना सीख लिया है, तो यहाँ सोचने वाली बात ये रह जाती है, अगर हमारा हर डर, हमारी हर चिंता और वो सब कुछ जिसे हम अपनी एक पक्की पहचान मानते हैं, केवल हमारे देखने भर से ही सिकुड़ जाता है और अपनी ताकत खो देता है, तो क्या हमारा वो तथाकथित अहंकार वास्तव में कोई ठोस और असली चीज है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर वो भी सिर्फ एक परछाई ही है जिसका वजूद सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हम उसकी तरफ सीधे देखने से डरते हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा।